अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स। तो बेटा प्रोटीन जो होते हैं अमाइनो एसिड के मिलने से बनते हैं। अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन करते जाते हैं। अगर इनका मोलिकुलर मास कंबाइन होने के बाद 10,000 से ज़्यादा हो जाए तो बेटा उनको हम प्रोटीन बोलते हैं। तो बेटा अगर 10,000 से ज़्यादा इनका मोलिकुलर मास है तो एक तो इसकी डेफिनेशन में हम ये भी लिखेंगे कि प्रोटीन्स का मोलिकुलर मास बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे बेटा प्रोटीन की डेफिनेशन है, प्रोटीन्स में बी डिफाइंड एज हाई मोलिकुलर वेट ऑर्गेनिक मटेरियल्स विच अपॉन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस यील्ड अमाइनो एसिड। अगर बेटा इनकी हम हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो बेटा ये टूट कर दोबारा से अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाइड्रोलाइसिस का मतलब है प्रोटीन के मॉलिक्यूल को तोड़ना वाटर के साथ रिएक्ट करवा कर, क्योंकि अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। तो बेटा जैसे ही इनको हम तोड़ेंगे तो दोबारा से ये अमाइनो एसिड में टूट जाए के कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बेटा पेपर में सवाल आता है डिफाइन प्रोटीन्स, हाउ आर दे क्लासिफाइड। तो बेटा क्लासिफिकेशन में इनके सिर्फ आपने शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में नाम लिखने हैं। तो प्रोटीन बेटा तीन तरह के होते हैं, सिंपल प्रोटीन्स, कंपाउंड और कंजुगेटेड प्रोटीन्स और डिराइव्ड प्रोटीन्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा सिंपल प्रोटीन्स की। सिंपल प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं अगर इनकी हाइड्रोलिसिस करवाई जाए तो बेटा हमें दोबारा से अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक इनकी डेफिनेशन और एग्जांपल आ जाती है। उसके बाद है कंपाउंड प्रोटीन्स या कंजुगेटेड प्रोटीन्स। तो बेटा कंपाउंड प्रोटीन्स के अंदर प्रोटीन पार्ट के अलावा इनके अंदर नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है जिसको प्रोस्थेटिक ग्रुप बोला जाता है। In those molecule, protein is attached or conjugated to some non-protein groups which are called prosthetic groups. For example, phosphoproteins etc. तो यहाँ तक बेटा इसकी डेफिनेशन है और आपने साथ में एग्जाम्पल भी कर लेनी है। उसके बाद है डिराइव्ड प्रोटीन्स। डिराइव्ड प्रोटीन बेटा ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि सिंपल और कंपाउंड प्रोटीन्स से डिराइव होते हैं। तो ऐसे प्रोटीन्स को हम बोलते हैं डिराइव्ड प्रोटीन्स। तो इनकी भी एग्जांपल बेटा आपने याद करनी है साथ में। नेक्स्ट है बेटा डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन्स। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर बेटा प्रोटीन को हम हीट करें या इनकी पीएच को चेंज कर दें या बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन दें या रिड्यूसिंग कंडीशन दें तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिसरप्ट हो जाता है, यानी कि स्ट्रक्चर उसका ख़राब हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बेटा जैसे अंडे को हम हीट करते हैं तो अंडा लिक्विड फॉर्म में पहले होता है, वो लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेटा हम बोलते हैं कि जो प्रोटीन है अंडे वाला एल्बुमिन उसको बोला जाता है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिसरप्ट हो गया जिसकी वजह से वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इसके आंसर में बेटा ये आपने सारा पैराग्राफ लिखना है और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स। पहले पॉइंट में बताया गया है कि प्रोटीन्स जो हैं प्रोटोप्लाज्म को बनाते हैं। प्रोटोप्लाज्म बेटा सेल के लिविंग पार्ट को बोला जाता है या मेन पार्ट जो होता है सेल का उसको बोला जाता है। उसके बाद बेटा सेकंड इसकी इम्पोर्टेंस वाला पॉइंट है कि जो प्रोटीन्स होते हैं इसमें न्यूक्लियो प्रोटीन्स के बारे में बताया है। बेटा न्यूक्लियो प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद बेटा थर्ड पॉइंट में एंजाइम्स के बारे में बताया है। एंजाइम जो है बेटा वो भी प्रोटीन्स ही होते हैं और आपको पता है एंजाइम जो है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। उसके बाद बेटा फोर्थ पॉइंट में बताया हुआ है कि हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है जिसका काम होता है ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर कैरी करना या ब्लड के अंदर कैरी करना। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा लिपिड्स का। अब बेटा ये जो लिपिड्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, फैट्स और ऑयल्स। अब बेटा लिपिड्स बनते कैसे हैं। ये बेटा ग्लाइसरोल, ये बेटा ग्लाइसरोल का फॉर्मूला लिखा है मैंने। और बेटा फैटी एसिड के कम्बिनेशन से बनते हैं। अब बेटा फैटी एसिड के आते हैं लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटा ये कार्बन की लॉन्ग चेन होती है, इसमें 15 16 17 कार्बन होंगे, उसके साथ बेटा कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। तो बेटा ये स्ट्रक्चर को सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इस तरह से लिखा है। और बेटा एक ग्लाइसरोल के मॉलिक्यूल के साथ 3 फैटी एसिड कंबाइन करते हैं, उसके बाद इनका रिएक्शन होता है और उसके नतीजे में बेटा लिपिड्स बनते हैं। तो बेटा ये मैंने फैटी एसिड लिख दिया यहाँ पे। बेटा आपने करना क्या है, यहाँ से ना इस तरह से वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव कर देना है।
जब बेटा यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, इस कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन जाएगा, इस कार्बन का इस ऑक्सीजन के साथ, इस कार्बन का इस ऑक्सीजन के साथ। तो हमारे पास बेटा फैट्स और ऑयल्स का स्ट्रक्चर आ जाएगा CH2 CH2। इस कार्बन का बेटा बॉन्ड बना इस ऑक्सीजन के साथ और आगे लगा हुआ है C डबल बॉन्ड OR। यहाँ भी बेटा सेम वे के अंदर और यहाँ भी उसी तरह से। तो बेटा ये जो हमारे पास कंपाउंड है इसको हम ट्राईग्लाइसराइड भी बोलते हैं। और इसके अंदर याद रखें ईस्टर का बेटा फंक्शनल ग्रुप होता है। ईस्टर में आपको पता है C डबल बॉन्ड OO और इस कार्बन के दो बैक साइड पे भी कार्बन लगा होता है और इस ऑक्सीजन के आगे वाली साइड पे भी कार्बन लगा हुआ होता है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को बेटा ईस्टर बोलते हैं। तो बेटा अब फैट्स और ऑयल में क्या फ़र्क है? ये जो बेटा आपके पास कार्बन की चेन है ना, अगर बेटा ये सैचुरेटेड चेन है यानी कि सिंगल बॉन्ड है इसके अंदर सिर्फ, तो बेटा आपका जो ट्राईग्लाइसराइड होगा वो फैट्स का होगा। अगर बेटा इस कार्बन की चेन के अंदर डबल बॉन्ड आ रहा है यानी कि अनसैचुरेशन आ रही है, तो आपका जो ट्राईग्लाइसराइड होगा उसको हम ऑयल बोलेंगे। अब बेटा हम लिपिड्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। Lipids are naturally occurring organic compounds of animals and plants origin which are soluble in organic solvents and belong to a very heterogeneous group of substances. लिपिड बेटा नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और बेटा इनका जो ओरिजिन है वो या तो एनिमल्स होता है या तो प्लांट्स होता है और बेटा ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सोलबल होते हैं एंड बिलोंग टू अ वेरी हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस। बेटा हेट्रोजीनियस का मतलब है ऐसे कंपाउंड जिनकी कंपोजिशन सेम ना हो। अब बेटा लिपिड के अंदर आपने पढ़ा है कि दो तरह के फार्मूलाज आते हैं, इनमें सैचुरेशन भी होती है अनसैचुरेशन भी होती है, यानी कि फैट्स और ऑयल्स होते हैं। तो बेटा इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो यूनिफॉर्म नहीं होते, इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकते हैं, इसी वजह से बेटा इनको हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस बोला जाता है। तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन है लिपिड्स की। नेक्स्ट बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिपिड्स। तो बेटा पहली करेक्टरिस्टिक यही है कि ये वाटर के अंदर इनसोलबल है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सोलबल है। सेकंड में बेटा लिखा हुआ है कि इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, फैटी एसिड्स हैं, ग्लाइसरॉल हैं। अभी मैंने आपको बेटा स्ट्रक्चर इसका समझा दिया कि ये फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल के मिलने से बनते हैं। उसके अलावा बेटा यहाँ पर तीसरा वर्ड लिखा हुआ है स्टीरोल्स। स्टीरोल्स बेटा बोला जाता है स्टीरॉइड्स को। इसकी एक एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल। तो बेटा कोलेस्ट्रॉल भी लिपिड की ही एक टाइप है। तो बेटा जितने भी स्टीरॉइड है उनको भी हम लिपिड की ही टाइप में गिनते हैं। दे आर यूटिलाइज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बेटा ये तीन इनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये भी आपने याद करनी है। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। तो बेटा इसमें हमने फैट्स के और ऑयल्स के सोर्सेज बताने हैं। तो बेटा फैट की एक सोर्स तो आप लोगों को मालूम है कि जानवरों की जो चर्बी होती है बेटा वो फैट्स की सोर्स है। उसके अलावा दूध वगैरह के अंदर भी फैट्स होते हैं। और बेटा ऑयल जो होते हैं मेनली बेटा ये प्लांट्स के अंदर से निकल रहे होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल वगैरह। तो बेटा ये पैराग्राफ भी आप लोगों ने याद करना, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी एक दफ़ा रीडिंग कर लेता हूँ। फैट्स एंड ऑयल्स कम फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ नेचुरल सोर्सेज लाइक एनिमल्स, प्लांट्स एंड मरीन ऑर्गेनिज्म। मरीन ऑर्गेनिज्म बेटा समुद्री ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको बोला जाता है। एनिमल फैट्स आर लोकेटेड पर्टिकुलरली इन एडिपोज टिश्यू सेल्स। तो बेटा ये एडिपोज टिश्यू सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। बटर एंड घी आर अ स्पेशल टाइप ऑफ एनिमल फैट्स विच आर मेड फ्रॉम मिल्क। तो बेटा बटर और घी जो है बेटा वो भी फैट की एक किस्म है जो कि दूध से बनाई जाती है। वेजिटेबल ऑयल्स आर चीफली प्रेजेंट इन सीड्स एंड नट्स ऑफ प्लांट्स। तो बेटा ये सीड्स और नट्स के अंदर पाए जाते हैं वेजिटेबल ऑयल। मरीन ऑयल्स आर obtained फ्रॉम सी एनिमल्स लाइक सैल्मन्स एंड व्हेल्स। उसके बाद है बेटा स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। तो बेटा ये मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है कि ये जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड के मिलने से बनते हैं। फैटी एसिड का दोबारा बता देता हूँ बेटा, लॉन्ग चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, यानी कि ये जो पीछे आर ग्रुप है ना इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कार्बन होने चाहिए। तो इनका हमने रिएक्शन करवाना है ग्लाइसरॉल के साथ और 3 फैटी एसिड के साथ हमने एक ग्लाइसरॉल के मॉलिक्यूल का रिएक्शन करवाना होता है। तो बेटा यहाँ से आपने OH को रिमूव कर देना, यहाँ से हाइड्रोजन को, तो इसके अंदर से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगी। इसी तरह से बेटा ये वाला OH और यहाँ से दूसरे फैटी एसिड का हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो 2 आपके वाटर के मॉलिक्यूल, और यहाँ से OH निकला और यहाँ से तीसरा फैटी एसिड का जो हाइड्रोजन है वो आपस में मिलेंगे, तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं और हमारे पास बेटा ट्राईग्लाइसराइड बन जाते हैं। ट्राईग्लाइसराइड के अंदर बेटा ईस्टर लिंकेज होता है।
बेटा मैंने आपको ये भी बताया कि फ़ैट्स और ऑयल्स में क्या फ़र्क होता है। अगर बेटा ये आपके पास जो कार्बन की चेन है ये सैचुरेटेड है तो बेटा फ़ैट्स होंगे, और बेटा अगर इसमें अनसैचुरेशन है यानी कि डबल बॉन्ड है तो बेटा ये ऑयल्स होंगे। तो बेटा नीचे से स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर में देखें, इस स्ट्रक्चर में बेटा देखें यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है कार्बन की चेन के अंदर, तो बेटा ये ऑयल का स्ट्रक्चर है। अगर बेटा यहाँ पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड में चेंज आ रही है तो बेटा इसको हम फैट बोलेंगे। नेक्स्ट बेटा इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिपिड्स। तो बेटा पहली प्रॉपर्टी है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब है वाटर के साथ रिएक्ट करके लिपिड के बॉन्ड को तोड़ना। तो बेटा लिपिड का यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ CH2 CH CH2 O C डबल बॉन्ड O R O C डबल बॉन्ड O R O C डबल बॉन्ड O R। बेटा इसको रिएक्शन हमने करवाना है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, और बेटा हमने 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स लेने हैं, 1 2 और 3। और बेटा ये जो हाइड्रोलाइसिस होती है लिपिड्स की लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर होती है। और बेटा आपने करना क्या है, आपने ना ये तीनों बॉन्ड इधर से तोड़ देने हैं, और बेटा इस CH2 के साथ आपने ये OH लगा देना है, इस CH के साथ ये OH लगा देना है, इस CH2 के साथ ये वाला OH लगा देना है, और इन तीनों ऑक्सीजन के साथ ये वाला हाइड्रोजन एटम इधर भी, यानी कि बैक साइड पे हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन। तो बेटा एक आपके पास ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल बन जाएगा CH2 CH CH2 OH OH और यहाँ भी OH। और बेटा आपके पास 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे RC डबल बॉन्ड O OH। तो बेटा इस रिएक्शन को बोला जाता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ लिपिड्स। सेकंड है बेटा सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन बेटा लिपिड से सोप फॉर्मेशन के रिएक्शन को बोला जाता है। इसमें बेटा हमने लिपिड को एक बेस के साथ रिएक्ट करवाना होता है। तो बेटा आपने सबसे पहले लिपिड ही लेना है, और आपने साथ में 3 बेस के मॉलिक्यूल्स ले लेने। इसको ऐसे लिख लें NaOH NaOH NaOH। और फिर से आपने बेटा वही काम करना है, ये सारे बॉन्ड आपने इधर से तोड़ देने हैं, और बेटा इस CH2 के साथ ये OH लगा देना है, इस CH के साथ ये वाला OH लगा दें, इस CH2 के साथ ये वाला OH लगा दें। तो आपके पास कंपाउंड बना CH2 CH CH2, यहाँ पे बेटा OH लग गया, यहाँ भी OH लग गया और यहाँ भी OH लग गया। बाकी आपके पास क्या बचा RC डबल बॉन्ड O और इस ऑक्सीजन के साथ आपने Na लगा देना है। तो आपके पास कंपाउंड बना RC डबल बॉन्ड O Na। और बेटा नीचे भी यही है, उससे नीचे भी यही है, तो बेटा इसके आपने 3 मॉलिक्यूल्स बना देने हैं। तो बेटा ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है बेटा इसको सोप बोलते हैं। तो बेटा ये जो सोप फॉर्मेशन वाला रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं सपोनिफिकेशन। नेक्स्ट है बेटा हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स। तो बेटा जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ऑयल के अंदर ना अनसैचुरेशन होती है। तो बेटा ये जो डबल बॉन्ड है इसको हम अनसैचुरेशन बोलते हैं। ऑयल को ना हमने बेटा फैट में कन्वर्ट करना है, यानी कि बेटा इस अनसैचुरेशन को सैचुरेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो बेटा डबल बॉन्ड को ख़त्म करने के लिए हम हाइड्रोजनेशन करवाते हैं। तो बेटा ये ऑयल का स्ट्रक्चर है, इसकी हमने हाइड्रोजनेशन करवा दी। इसके अंदर टोटल 3 डबल बॉन्ड है, तो हम हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल के साथ इसको रिएक्ट करवा देंगे। बेटा हाइड्रोजनेशन जो होती है निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस के अंदर होती है। तो बेटा जैसे ये 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड होंगे तो बेटा ये डबल बॉन्ड सारे के सारे टूट जाएंगे तीनों के तीनों, और यहाँ पे बेटा सैचुरेटेड स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो आपका जो ऑयल है बेटा वो इस तरह से फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन है सपोनिफिकेशन नंबर। इससे पहले सपोनिफिकेशन की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी लिपिड को सोप में कन्वर्ट करना हो तो बेटा उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाना होता है। वो बेस बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकती है और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकती है।
तो बेटा आपने क्या करना है, 1 ग्राम लिपिड लेना है। बेटा 1 ग्राम फैट का भी हो सकता है, 1 ग्राम ऑयल का भी हो सकता है। उसको बेटा कितने मिलीग्राम बेस के साथ यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाए कि बेटा वो सोप में कन्वर्ट हो जाए। तो बेटा उस मिलीग्राम के जो नंबर है उसको बोला जाता है सपोनिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट डेफिनेशन है डेंसिटी ऑफ फैट्स और ऑयल्स। तो बेटा ये जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं ना, वक्त के साथ साथ कुछ देर बाद ना ख़राब हो जाते हैं और इनके अंदर से एक स्मेल आना शुरू हो जाती है। और बेटा इस स्मेल आने के प्रोसेस को बोला जाता है रेंसिडिटी ऑफ फैट्स और ऑयल्स। और बेटा ये स्मेल आती क्यों है, क्योंकि बेटा ये जो फैट्स और ऑयल्स के आपके जो मोलिक्यूल हैं उनके अंदर बेटा ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होना शुरू हो जाते हैं, या तो बेटा उनकी हाइड्रोलिटिक रिएक्शन होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर से कुछ एल्डिहाइड या फैटी एसिड निकल रहे होते हैं जो कि बेटा फाउल स्मेल देते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है आयोडीन नंबर की। तो बेटा अगर आपके पास 100 ग्राम फैट या ऑयल हो, उसके अंदर कितने ग्राम आयोडीन ऐड हो जाएगा, बेटा उस नंबर को बोला जाता है आयोडीन नंबर। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन विच विल ऐड टू 100 ग्राम ऑफ फैट और एन ऑयल। नेक्स्ट डेफिनेशन है एसिड नंबर की। तो इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1 ग्राम ऑफ फैट। तो बेटा आपके पास 1 ग्राम ऑफ फैट है, उसको बेटा न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने ग्राम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की बेस चाहिए आपको। बेटा उस ग्राम बेस के जो ग्राम में नंबर आ रहे हैं तो बेटा उसको हम बोलेंगे एसिड नंबर। नेक्स्ट है बेटा स्टीरॉइड। स्टीरॉइड के बारे में बेटा पहले भी मैंने आपको बताया, ये नेचुरली अकरिंग लिपिड्स होते हैं, नेचुरली अकरिंग लिपिड्स। और बेटा जो इनके स्ट्रक्चर का पेरेंट कंपोनेंट है ना, वो होता है पर हाइड्रो साइक्लो पेंटेनो फिनेंथरीन। बेटा फिनेंथरीन का स्ट्रक्चर ना आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। फिनेंथरीन का स्ट्रक्चर बेटा इस तरह से होता है, बेटा बेंजीन की 3 रिंग्स होती हैं, 2 बेटा इस तरह से स्ट्रेट होती हैं, सीधी आपस में मिली होती हैं, एक बेटा इस तरह से ऊपर वाली साइड पे होती है। उसके बाद बेटा यहाँ पे लिखा है साइक्लोपेंटेनो, यानी कि बेटा इसके अंदर चौथी रिंग भी होगी लेकिन बेटा वो 5 कार्बन वाली होगी। तो आपने यहाँ पर बेटा 5 कार्बन वाली एक और रिंग बना देनी है इस तरह से। और बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है साथ में पर हाइड्रो। पर हाइड्रो का मतलब ये है कि बेटा किसी भी रिंग के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, सारी रिंग्स के अंदर बेटा हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद हैं, तो सारे डबल बॉन्ड बेटा ख़त्म हो चुके हैं। और बेटा इन रिंग्स को आपने इस तरह से नंबर भी देना होता है, इनमें A B C और D यानी कि 4 रिंग्स हैं। और बेटा इनके अंदर टोटल रिंग्स के अंदर ना टोटल 17 कार्बन होते हैं। वो 17 गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। और बेटा जो स्टीरॉइड का फिर स्ट्रक्चर होगा उसका पेरेंट कंपोनेंट बेटा इस तरह का होगा। बाकी पेरेंट कंपोनेंट में ब्रांचेज कहाँ कहाँ आ रही है वो डिफरेंट स्टीरॉइड के मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रहा होता है। स्टीरॉइड की डेफिनेशन है steroids are naturally occurring lipids. Their parent nucleus has per hydrocyclopentanoephenethrin component which consists of 3 6-membered rings A, B, C and 1 5-membered ring D. These rings are joined or fused to each other and have a total of 17 carbon atoms. बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद बेटा ये वाला स्ट्रक्चर भी आपने ड्रा करना है। बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन कोलेस्ट्रॉल। तो बेटा कोलेस्ट्रॉल एक सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एनिमल स्टीरॉइड होता है और बेटा ये एनिमल टिश्यूज़ के अंदर पाया जाता है और बेटा प्लांट्स में ये बहुत कम पाया जाता है। और बेटा कोलेस्ट्रॉल जो है फ्री स्टेट के अंदर भी हो सकता है और स्टेरिफाइड फॉर्म के अंदर भी हो सकता है, ब्लड के अंदर, एनिमल टिश्यूज़ के अंदर, एग योक्स के अंदर और वेरियस ऑयल्स और फैट्स के अंदर।
और बेटा अगर इसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाए तो बेटा ये आर्टरीज़ के अंदर जाके जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर काज हो सकता है और हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो बेटा ये नोट है कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि ये पूरा पैराग्राफ लिखेंगे। उसके बाद बेटा ये वाला अपने स्ट्रक्चर भी ड्रा करना है। बेसिक स्ट्रक्चर तो बेटा वैसा ही है जैसे मैंने आपको स्टीरॉयड का एक जनरल स्ट्रक्चर बनाया था। पेरेंट कंपोनेंट वही है, सिर्फ इसमें ब्रांचेस का डिफरेंस है, तो बेटा ये भी आपने याद करना है। नेक्स्ट बेटा डेफिनेशन बोर्ड के पेपर में आई हुई है एर्गोस्टेरोल। बेटा एर्गोस्टेरोल फंजाई और यीस्ट के स्टीरॉयड को बोला जाता है। जब बेटा इसके ऊपर यूवी रेडिएशन थ्रो करवाई जाए तो बेटा ये विटामिन D2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इतनी छोटी सी डेफिनेशन है, ये आपने याद करनी है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड। बेटा लिपिड जो होते हैं एनर्जी का एक सोर्स हैं और बेटा ये आपके खाने को जायकेदार बनाते हैं। उसके बाद बेटा ये इंसुलेटिंग इफेक्ट भी शो करते हैं। उसके बाद दीज आर द गुड रिजर्वर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि इनके अंदर बेटा एनर्जी भी स्टोर होती है बॉडी के अंदर। और बेटा लिपिड जो होते हैं प्रोटोप्लाज्म का मेन पार्ट बनाते हैं। तो बेटा यहाँ पर लिपिड्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेल प्रोटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन्स। तो बेटा 4 इसकी इंपॉर्टेंस आपने याद करनी। उसके बाद है बेटा एंजाइम्स। एंजाइम बेटा प्रोटीन की ही एक किस्म है और ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कि बॉडी के अंदर होने वाले रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। एंजाइम्स कैन बी डिफाइंड एज अ रिएक्शन कैटलिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स एंड आर कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग केमिकल रिएक्शन। तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद बेटा बोर्ड के पेपर में सवाल आया हुआ है व्हाट इज़ द केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम। एंजाइम का केमिकल नेचर क्या होता है। अब बेटा एंजाइम जो है अक्सर कहते ना मोस्टली तो बेटा प्रोटीन ही होता है, लेकिन इसके अंदर नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। एंजाइम्स आर आइदर प्योर प्रोटीन यानी कि पूरा का पूरा प्रोटीन होगा और कंटेन्स प्रोटीन एज एन एसेंशियल कंपोनेंट एंड इन एडिशन रिक्वायर नॉन प्रोटीन कंपोनेंट विच आर आल्सो एसेंशियल फॉर देयर एक्टिविटी। तो बेटा या तो पूरा का पूरा एंजाइम प्रोटीन ही होगा या तो बेटा ये कम्बिनेशन होगा प्रोटीन पार्ट का और नॉन प्रोटीन पार्ट का। और बेटा जो एंजाइम के अंदर नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम को फैक्टर बोलते हैं या को एंजाइम बोलते हैं, और बेटा जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम एपो एंजाइम बोलते हैं। द प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड एपो एंजाइम एंड द नॉन प्रोटीन कंपोनेंट इज कॉल्ड द को फैक्टर और को एंजाइम। और बेटा उसके आगे ना को फैक्टर की एग्जांपल लिखी हुई है, तो यहाँ से आपने एक दो एग्जांपल भी कर लेनी है। और बेटा ये जो को फैक्टर होता है ये या तो ऑर्गेनिक हो सकता है या तो इनऑर्गेनिक हो सकता है, या बेटा मेटेलो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा उसके साथ किसी मेटल का भी बॉन्ड बना हुआ हो सकता है। नेक्स्ट बेटा बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है व्हाट आर रिमार्केबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स। तो बेटा ये आपने प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 11 में भी पढ़ी हुई हैं ऑलरेडी, इसको हम दोबारा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है स्पेसिफिसिटी। एंजाइम जो होते हैं बेटा अपने एक्शन में स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि एक एंजाइम जो होगा वो अपने सिर्फ एक तरह के ही सबस्ट्रेट के रिएक्शन को करवाएगा। बेटा ये हर किसी मॉलिक्यूल को उठाकर उसका रिएक्शन करवाना शुरू नहीं कर देता, ये सिर्फ कुछ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स के ही रिएक्शन को कैटलाइज करता है। फॉर एग्जांपल अगर बेटा यूरिया की हाइड्रोलाइसिस करवानी हो तो हम यूरिएज का एंजाइम यूज़ करते हैं, उसके अलावा कोई और एंजाइम बेटा यूज़ करेंगे तो वो रिएक्शन नहीं होगा। ऐसे एक्शन को बोला जाता है स्पेसिफिसिटी। उसके बाद है बेटा प्रोटीन नेचर। एंजाइम का बेटा जो मेन पार्ट होता है मोस्टली बेटा वो प्रोटीन ही होता है, तो बेटा इस वजह से यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी का नाम है प्रोटीन नेचर। इसके बाद है डायरेक्शन ऑफ एंजाइम रिएक्शन। तो बेटा एंजाइम जो रिएक्शन करवाते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि बेटा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर रहे होते हैं। डायरेक्शन ऑफ एंजाइम रिएक्शन। बेटा एंजाइम के जो रिएक्शन होते हैं रिवर्सिबल होते हैं। उसके बाद बेटा आइसो एंजाइम्स। आइसो एंजाइम बेटा दो डिफरेंट एंजाइम जो कि सेम रिएक्शन को कैटलाइज करें, ऐसे एंजाइम्स को बोला जाता है आइसो एंजाइम। बेटा वो जो डिफरेंट एंजाइम हैं वो केमिकली या फिजिकली डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन बेटा वो सेम ही रिएक्शन को कैटलाइज कर देते हैं और ऐसे एंजाइम्स को बोला जाता है आइसो एंजाइम। ये वाली डेफिनेशन आपने लाजमी करनी है, अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन भी इसका आया हुआ है। नेक्स्ट है बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो बेटा सबसे पहला जो फैक्टर है वो है एंजाइम कंसंट्रेशन। अगर बेटा रिएक्शन में एंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो बेटा जो आपका रेट ऑफ द रिएक्शन है वो भी बेटा ज़्यादा हो जाता है, यानी कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। इसका मतलब है कि बेटा अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रिएक्शन का जो रेट है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, रिएक्शन आपका जल्दी हो जाएगा।
उसके बाद बेटा सेकंड है टेम्परेचर। बेटा ये जो एंजाइम होते हैं ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही काम करते हैं, उस टेम्परेचर को बोला जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर बेटा हम इस ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर कर देंगे तो बेटा एंजाइम अपना काम करना छोड़ देंगे या एंजाइम का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा। अगर बेटा कम टेम्परेचर के ऊपर हम ये रिएक्शन करवा रहे होते हैं तो बेटा एंजाइम जो रिएक्शन करवा रहे होते हैं बेटा वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं। तो बेटा ये टेम्परेचर वाला पॉइंट भी आप कर लें, ये वाला इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर के अंदर भी आया हुआ है। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ पीएच। तो बेटा जैसे टेम्परेचर में ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही एंजाइम काम करते हैं, इसी तरह बेटा पीएच में भी एंजाइम सिर्फ ऑप्टिमम पीएच पर ही काम करते हैं। पीएच अगर ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी तो एंजाइम अपना काम करना छोड़ देंगे। उसके बाद बेटा एक यहाँ से सवाल आया हुआ है रेडिएशन, कि रेडिएशन का एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या असर होता है। जनरली एंजाइम्स आर रेडीली इनएक्टिवेटेड बाय द एक्सपोजर टू द यूवी लाइट और बीटा रेज और गामा रेज और एक्स रेज। तो बेटा अगर इनके ऊपर कोई रेडिएशन थ्रो करवाई जाए तो एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं। चैप्टर का बेटा लास्ट टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड्स। तो बेटा न्यूक्लिक एसिड पढ़ने से पहले मैं आपको न्यूक्लियोसाइड के बारे में बताता हूँ। तो बेटा न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। बेटा इसके अंदर एक राइबोस शुगर होती है और बेटा इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस होती है। अगर बेटा न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर दिया जाए तो बेटा ये न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और बेटा ये जो न्यूक्लिक एसिड है ना, ये बेटा न्यूक्लियोटाइड के छोटे छोटे यूनिट आपस में कंबाइन करते हैं और एक लॉन्ग चेन बना देते हैं जिसको हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो बेटा न्यूक्लियोटाइड के बारे में पहले बता रहा हूँ आपको, डेफिनेशन में भी आपने ऐसे ही लिखना है। बेटा इसके अंदर राइबोस शुगर है, उसके बाद बेटा इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस है, और इसके अंदर बेटा फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो बेटा अगर आपको ये डिफरेंस भी आ जाए कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है तो आपने यही बताना है कि न्यूक्लियोसाइड में राइबोस शुगर होती है, नाइट्रोजनस बेस होती है, लेकिन बेटा इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता। जबकि न्यूक्लियोटाइड जो होता है बेटा उसके अंदर राइबोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप होता है। न्यूक्लियोसाइड के अंदर अगर बेटा फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया जाए तो बेटा वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। यानी कि न्यूक्लियोसाइड से बेटा बनता है न्यूक्लियोटाइड, और बेटा न्यूक्लियोटाइड के छोटे छोटे यूनिट आपस में कंबाइन करते हैं और बेटा वो न्यूक्लिक एसिड बन जाते हैं। अब बेटा न्यूक्लिक एसिड दो तरह के हो सकते हैं, डीएनए और आरएनए। अब बेटा डीएनए क्या है? डीएनए का एब्रीविएशन है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और बेटा आरएनए का एब्रीविएशन है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब बेटा इन दोनों में फ़र्क क्या है? मेन तो बेटा इनके स्ट्रक्चर का फ़र्क होता है। बेटा ये जो डीएनए है ना, इसके अंदर जो राइबोस शुगर है बेटा उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता। डी का मतलब है ना होना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का ना होना। और बेटा जो आरएनए है उसके अंदर बेटा सिंपल राइबोस शुगर होती है और बेटा इसके अंदर ऑक्सीजन भी मौजूद होता है। इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, इसके अंदर बेटा ऑक्सीजन है। तो बेटा इन दोनों का डिफरेंस अगर आ जाए, एक पॉइंट आप लोग ये लिखेंगे कि डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोस शुगर है और बेटा आरएनए के अंदर राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है। और बेटा दूसरा पॉइंट आपने लिखना है कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है डबल हेलिकल है। इसके अंदर बेटा इस तरह से दो चेन्स मिलने आपस में कंबाइंड होती हैं, तो इस वजह से इसको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोला जाता है। जबकि आरएनए का स्ट्रक्चर है बेटा उसके अंदर सिंगल हेलिक्स होती है, यानी कि सिर्फ एक ही इस तरह की चेन जा रही होती है।
बेटा नेक्स्ट है डीएनए का फंक्शन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो बेटा डीएनए ये दो काम करता है। फर्स्ट है स्टोर, ट्रांसफ़र एंड रिप्रोड्यूस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर बेटा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है और इसका काम होता है बेटा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करना एंड रिप्रोड्यूस द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को दोबारा से रेप्लिकेट करना। और सेकंड है अंडरगो म्यूटेशन, यानी कि अपने जो स्ट्रक्चर में चेंजिंग लानी है, ये भी बेटा डीएनए का काम है। जो बेटा डीएनए का एक फंक्शन ये भी है कि डीएनए ने आरएनए को प्रोड्यूस करना होता है, और बेटा साथ में बेटा इसने प्रोड्यूस करने के अलावा आरएनए को इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी होती है, और बेटा आरएनए ने इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके प्रोटीन्स बनाने होते हैं। तो ये फंक्शन भी बेटा आप लोग याद रखें कि डीएनए आरएनए को बनाता है और आरएनए को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आरएनए ने इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके प्रोटीन्स को बनाना होता है। तो बेटा पेपर में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ डीएनए। तो बेटा रोल ऑफ डीएनए में आपने लिखना है द न्यूक्लिक एसिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू फंडामेंटल फंक्शंस विच आर कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दीज आर देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड टू अंडरगो म्यूटेशन। तो बेटा ये दो फंक्शंस हैं डीएनए के, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद बेटा ये जो बुक के ऊपर प्योरीन और पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर है, ये भी बेटा बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ये बेटा नाइट्रोजनस बेसिस के स्ट्रक्चर हैं, ये भी बेटा पेपर में आते हैं, तो ये दोनों आपने लाजमी करने हैं। उसके अलावा बेटा पेपर में जो सवाल आया है वो आया है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो बेटा डिफरेंस में एक दो पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। द शुगर इन आरएनए इज राइबोस while the sugar in DNA is 2-deoxyribose। तो बेटा दोनों में शुगर का डिफरेंस होता है। उसके अलावा 4 different bases are found in DNA: cytosine, thymine, adenine and guanine। उसके बाद in RNA thiamine does not occur and its place is taken by uracil। तो बेटा ये बेसिस का डिफरेंस है। और उसके अलावा बेटा तीसरा पॉइंट है यहाँ पे DNA is nearly always double stranded while RNA is usually single stranded। तो बेटा वो मैंने आपको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का बताया था। डीएनए का दो चेन्स आपस में एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रही होती हैं, वो डीएनए का स्ट्रक्चर है। ऐसे स्ट्रक्चर को डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, और जबकि आरएनए का स्ट्रक्चर सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। नेक्स्ट बेटा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए। तो बेटा इसमें आपने ये बताना है कि डीएनए किस तरह से अपने अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है और अगली जनरेशन को ट्रांसफ़र कर जाता है। तो बेटा इसकी मेन वजह ये क्या है, इसका डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर ही होता है। तो बेटा साथ में आपने ये भी बताना है कि सबसे पहले किसने इस रीज़न को फाइंड आउट किया, कि किस तरह से पता चला कि डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर के अंदर ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है और ये अगली जनरेशन को ट्रांसफ़र कर रहा है। ये कुछ साइंटिस्ट के नाम है, आपने ये साइंटिस्ट के नाम भी साथ में बताने हैं। और बेटा इस डिस्कवरी की वजह से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की फील्ड का आगाज़ हुआ। तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर लिखना है।